तो मैट्रिक्स जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें पहले बताया गया है कि मान लीजिए हम 2-3 स्टूडेंट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि क्लास में या कहीं पर भी स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स का हमने एक ग्रुप लिया और हम उस ग्रुप के स्टूडेंट्स के टेस्ट के से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। तो हमने 2-3 बच्चे ऐसे चुन लिए जिनके बारे में हमने बात की कि उनमें से कितने बच्चों को ऑरेंजेस पसंद हैं, कितने बच्चों को एप्पल्स पसंद हैं, किनको मैंगोज़ पसंद हैं। तो वो जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे उस डाटा को लिखने का रखने का जो तरीका है वो मैट्रिक्स से बहुत ही ईजी हो जाता है। तो वो एक टेबल की फॉर्म में जिस तरह से हम लिखते थे उसी तरह से समथिंग लाइक दैट वैसा ही कुछ है कि हम उसे भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि मान लीजिए स्कूल में हमने क्लास 10th 11th और 12th के लिए हमने कुछ सर्वे कंडक्ट किया। तो मैंने अभी यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लास 10th, फिर क्लास 11th और फिर क्लास 12th। ठीक है, अब इन तीनों में हमने डाटा जो कलेक्ट किया फ्रूट्स के जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया एप्पल, ऑरेंजेस और मैंगोज। ठीक है, क्लास 10th में 10 बच्चों को एप्पल पसंद है, 5 को ऑरेंजेस और 8 को मैंगोज पसंद है, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया। ठीक है, इसी तरह से हमने क्लास 11th में जाके पता किया, सब बच्चों से पूछा, सर्वे किया, उन्होंने कहा 11 बच्चों को एप्पल्स पसंद थे, 12 बच्चों को ऑरेंजेस पसंद थे और 5 बच्चों को मैंगोज। और 12 के लिए भी कुछ इसी तरह का हमें डाटा मिल गया। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। मान लीजिए हमारा डाटा ये है, इस तरीके से हमारा डाटा बन गया। ठीक है, ये हमने डाटा कलेक्ट किया। अब ये जो डाटा है इसको अभी हमने जो लिखा है आपके सामने, ये हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। पहले अगर हम इसे स्टेटमेंट में लिखेंगे तो स्टेटमेंट बहुत लंबी हो जाती है। तो जब हम उसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम यहाँ पे टेबल बना देंगे इस तरीके से। 3 कॉलम्स बना दिए हमने एप्पल के लिए, ऑरेंज के लिए और मैंगोज के लिए, और 1 कॉलम हमने बना दिया क्लास के लिए। तो उसी तरह से मैट्रिक्स भी कुछ इसी तरीके का है। अगर मैं इसको केवल मैं यहाँ पर ये बड़े वाले ब्रैकेट्स लगा दूँ तो ये एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, मैट्रिक्स बनने के बाद जो डाटा है आपके पास में वो इस तरीके से आ गया कि क्लास 10th का सारा डाटा आपको इस लाइन में मिल गया, क्लास 11th का इस लाइन में मिल गया और 12th का इस लाइन में आपको डाटा मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाटा लिखने का तरीका। इसी को अगर मैं रोटेट कर दूं और मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th। ठीक है, और मैं यहाँ पर एप्पल, ऑरेंजेस और मैंगोज यहाँ पर इस तरीके से लिख दूँ तो मैं ये जो पूरा का पूरा मेरे पास में डाटा है वो भी यहाँ पर भी इसी तरीके से आ जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है वो वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगा। 10 5 8 10 5 8। क्लास 10th के बच्चों को 10 बच्चों को एप्पल, 5 को ऑरेंजेस और 8 को मैंगोज पसंद है। ठीक है, उसी तरह से इसका आ जाएगा 11 12 और 5, और यहाँ पे आ जाएगा 6 8 और 8। तो ये भी एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है। यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि एप्पल कितने बच्चों को कौन कौन सी क्लासेस में पसंद है तो एप्पल से रिलेटेड डाटा आपके पास में ये पूरा हॉरिजॉन्टल है। लेकिन क्लास 10th के बच्चों से रिलेटेड डाटा अगर आप देख रहे हो तो ये आपके पास में वर्टिकल है। ठीक है, तो ये वाली मैट्रिक्स मैंने बनाई और ये वाली जो मैंने मैट्रिक्स बनाई ये दोनों सेम है। जब भी हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा सेम आएगा इन दोनों ही मैट्रिक्स के लिए। तो हम अपने जो डाटा हम लिखते हैं उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात तो हमारी मैट्रिक्स की। अब बात करेंगे हम कि मैट्रिक्स में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं। सबसे पहली बात, जो हॉरिजॉन्टल आपके सामने लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम कहते हैं रो। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल इसे हम कहते हैं रो, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कहते हैं कॉलम।
ठीक है। क्लास में भी जब आपका रोटेशन होता है क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट में, तो क्या होता है कि एक फर्स्ट रो होती है, फिर नेक्स्ट डे आप सेकंड रो में बैठते हो। तो वो सेकंड रो कैसे होती है कि क्लास में आपके बेंचेस कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, ये इस तरीके से अरेंज होते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए 3 आपके यहाँ पे ये बने हुए हैं, 3 लाइन में आपके बेंचेस अरेंज हैं। तो फर्स्ट रो में आप पहले दिन बैठे, सेकंड रो में सेकंड डे बैठे, थर्ड रो में थर्ड डे बैठे। तो रो से आपको याद रहेगा कि आपने जो रो जो वर्ड है वो उसका मीनिंग क्या होगा आपके लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और फिर जो आपके बेंचेस की लाइन बनी हुई है वो क्या है, कॉलम्स है। तो ये तो हो गई आपकी बात कि क्या रो होता है क्या कॉलम होता है। एक मैट्रिक्स जो है वो एक ऑर्डर्ड रैंक, इसका जो वो है डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो पहले बात तो ये हो गई। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि जो हम इसमें डाटा लिखते हैं उसका कोई रूल नहीं होता कि उसमें क्या हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। उसमें हमारे पास में यहाँ पर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स या रियल नंबर्स, इरैशनल, रैशनल, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कुछ भी हो सकता है। कोई सा भी डाटा हम इसमें यूज़ कर सकते हैं मैट्रिक्स बनाने में। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं होता कि आप मैट्रिक्स के लिए आपको यही पर्टिकुलर डाटा यूज़ करना है, आप कोई सा भी डाटा इसमें यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है जितने एलिमेंट्स उसके रो और कॉलम में हैं उनको हम जब लिखते हैं, काउंट करते हैं, तो जो उसके उसका नंबर ऑफ रो होता है, रो में जितने भी वो आते हैं, नंबर ऑफ रो जितनी भी होंगी वो उसके पहले लिखा जाएगा और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो उसके बाद लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ पर हमारी 3 रो हैं, 1, 2 एंड 3। तो पहले हमने 3 लिखा और फिर इसके साथ हम क्रॉस लगाएंगे और फिर हमारे कॉलम्स भी यहाँ पर 3 ही हैं, 1, 2 और 3 कॉलम्स है, 3 रोज हैं। तो ये 3/3, इसे हम 3 × 3 या 3/3 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। मान लीजिए हमारा नंबर ऑफ रोज कितना है, रो कितनी है हमारे पास में, m है, और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स का मतलब वर्टिकल लाइंस कितनी है, n है। नंबर ऑफ रोज है हमारे पास में m और नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास n। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाता है, m × n। इसे हम m × n भी कह सकते हैं, m/n भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसे m × n नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अभी हमने ऑर्डर के बारे में बात की। ऑर्डर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रोज है वो पहले और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बाद में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 1, 2, 3, 4 इस तरीके की मैट्रिक्स है कोई, ठीक है। यूं ही एक मैट्रिक्स है, कोई भी नंबर्स इसमें, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, कुछ भी है। तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी है, 1, 2 एंड 3। तो हमारा जो ऑर्डर है वो 3 और कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो हमारा जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो बन गया 3/4, ठीक है। तो ये तो हो गया नंबर हमारा इसका जो है ना ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इसको क्या है, जनरल फॉर्म में अगर हम कहेंगे तो Aij m/n मैट्रिक्स में i जो है वो m के बीच और 1 के बीच में लाई करती है और j जो है वो 1 और n के बीच में लाई करता है। यानी कि i की वैल्यू क्या है, वो है रो, और j क्या है, वो है हमारा कॉलम। तो हमारी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट की वो इस तरीके से होती है मैट्रिक्स की। और अगर हम पूरी की पूरी मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि रो हमारी पहले आती है, कॉलम हमारा बाद में आता है, तो हम कैसे लिखेंगे 1, 1। अब ये जो पूरी रो है इसमें 1 कंटिन्यू रहेगा हमारे पास में, जो पहला वाला 1 है, क्योंकि वो हमारा रो है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। इधर हमारे पास में क्या आ जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, एंड सो ऑन। मान लीजिए हमें फोर्थ
उस तक जाना है, रो तक, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। ये हो गया हमारे पास में जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो, मतलब जो ये हमारा हो गया एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का। और इसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखा है, आप देखो A11 से लेकर A44 तक है हमारे पास में यहाँ पर। और ये क्या है, AIJ, आई की वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ रोज में वेरी कर रही है 1 से लेकर M तक, और J की वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम्स में वेरी कर रही है 1 से लेकर n तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, कौन कौन सी मैट्रिक्स होती हैं। तो सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स नाम बताती है इसका, कॉलम मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है। ठीक है, ये आपकी होती है कॉलम मैट्रिक्स। मान लो मैं इसे x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn कर दूं, तो ये हो गई आपकी कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि इसमें केवल एक कॉलम एग्जिस्ट करता है और इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो तो वही होंगी, n तक रोज मानी जाएंगी, और उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सिंगल होगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज तो इसमें n तक है, तो जो रोज हैं वो पहले आती हैं और कॉलम आता है बाद में, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, n:1 या n/1। ठीक है, सिमिलरली सेकंड होता है आपका सेकंड होगा आपका रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के बाद में सेकंड हो गया आपका रो मैट्रिक्स। ये भी बताता है, अपनी आप ही बता रहा है आपको, x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn। इसमें सिंगल कॉलम होगा आपका और सिंगल रो होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपके ये सारे होंगे 1 से लेकर n तक। तो जो रो है वो कितनी है, 1 है, और कॉलम कितने हैं, n है, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 1/n। ठीक है, थर्ड है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती है, यहाँ पर आपका रो और कॉलम जो है वो बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका A11 एंड सो ऑन अप टू A14। यहाँ पर 144 141 और ये हो जाएगा पूरा A44। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कॉलम बन गया। तो ये हो गया 4/4, या इसे मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन में लिखूंगी तो ये n/n भी हो सकता है, आप इसे n/n लिख सकते हो। मैं यहाँ पर 4 हटाकर यहाँ पर n लिख दूँ और यहाँ पर सब जगह n कर दूँ, तो ये n, तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी और ये ऑर्डर क्या बन जाएगा, n/n। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में बराबर होते हैं एलिमेंट। फिर है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं एक्सेप्ट डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो केवल वही बचेंगे, वही ज़ीरो के अलावा, और बाकी सब डायगोनल के अलावा बाकी सब के सब ज़ीरो होंगे। जैसे A11 0 0 0 एंड सो ऑन 0। ठीक है, 0, फिर A22 0 0 एंड सो ऑन 0 0 0, फिर A33 एंड सो ऑन अप टू ANN आपका यहाँ पर आ गया 0 0 एंड 0। तो ये आपका हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर जो ये A11 A22 A33 ये क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। सारा का सारा जो है ना केवल डायगोनल में ही वैल्यूज हैं, बाकी सारी जीरो हैं। तो ये एक जनरल फॉर्म में अगर मैं इसे लिखूँ तो मान लो मैं कोई भी नंबर लिख सकती हूँ 1 0 0। बाकी किसी के ऊपर एक छोटी सी मैट्रिक्स बना लेते हैं, बाकी और कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। एलिमेंट्स जो है वो डायगोनल में कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन केवल डायगोनल में ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है आपकी, मान लीजिए इसमें एक और होती, हाँ, तो मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो भी ज़्यादातर स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो ये हमेशा जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, क्योंकि अगर वो स्क्वायर नहीं होगी तो इसका जो डायगोनल है वो कैसे जाएगा। मान लीजिए आपने मैट्रिक्स ली 4/3 की, 4/3 यानी 4 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो 4 रोज में तो A11 मान लीजिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 0
0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 4, यहाँ तक होना चाहिए था ना। डायगनल यहाँ पर रुक गया आपका आके, तो पूरा डायगनल नहीं बना। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स होती है डायगनल मैट्रिक्स, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती हैं। उससे अगर नेक्स्ट है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती हैं, और ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती हैं। इसमें क्या खासियत है कि जो स्केलर मैट्रिक्स है उसमें जो आपका जो डायगोनल है उसमें एक फिक्स वैल्यू है, यानी कि ये जो हम यहाँ पर हमारे जो डायगोनल में वैल्यूज चेंज हो रही थी वो नहीं होंगी, जो भी वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, ठीक है, और होगी केवल डायगोनल में। तो हम इसे के लिख सकते हैं, के 0 0 0 के 0 0 0 0 के 0, ठीक है। हमने चार 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, तो ये हो गया हमारे पास 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है क्योंकि जहाँ पर डायगोनल का काम है वहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। तो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं, लेकिन स्केलर में ऐसा नहीं होता। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, एक्सेप्ट एक स्पेशलाइज्ड बात है कि उसके जो डायगोनल हैं उस डायगोनल में सारी की सारी वैल्यूज फिक्स्ड है, सेम ही वैल्यू आएगी। के है तो के ही आएगा सब जगह। और हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बी आई जे व्हेन आई इक्वल टू जे, ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा के, और बी आई जे व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो ये बन जाएगा 0, ठीक है। यानी कि जब 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरीके से आपके पास वैल्यू है तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी के, और उसके अलावा बाकी सब में क्या हो जाएगी 0। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सारी जितनी भी मैट्रिक्स हैं, आइडेंटिटी, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब के सब एक ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल है उसमें 1 आई, आइडेंटिटी 1 आई, ठीक है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है हमेशा। डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है कि अगर डायगोनल की वैल्यू, पहले हमने देखा डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें केवल डायगोनल में आपके जो एलिमेंट्स के पास वैल्यू होती है, बाकी सब में 0 होती है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स देखा, स्केलर मैट्रिक्स में क्या हुआ कि डायगोनल के पास फिक्स वैल्यू आ गई। पहले तो कोई भी वैल्यू आप रख सकते थे, फिर वो स्केलर बन गई, तो स्केलर बनने से क्या हुआ कि उसके पास फिक्स वैल्यू आ गई। अगर 4 है तो सारे के सारे पूरे डायगोनल के पास 4 होगी, और अगर 3 है तो 3 होगी, 2 है तो 2 होगी। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और भी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो गई कि उसमें जो डायगोनल है उनके पास केवल 1 वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ये सभी की सभी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती हैं, जो भी डायगोनल से रिलेटेड है स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद आ गई आपकी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स तो बहुत ही सुन के ही आपको पता लग रहा है जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, क्योंकि उसमें केवल 0 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, और ये कोई मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई सी भी मैट्रिक्स ये हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीरो मैट्रिक्स खत्म। अब इसके बाद है कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं? मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल तब होती हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की इक्वलिटी के लिए क्या करना पड़ता है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, दो मैट्रिक्स हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि उनका जो ऑर्डर है वो सेम हो, ठीक है। ऑर्डर सेम होगा। अगर इसका m/n है तो इसका भी m/n ही होगा, ठीक है। उसके बाद इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। m/n की जगह मैं यहाँ पर
2/3 ले लेती हूँ, इसका और इसका मैंने ले लिया 2/3। अब जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर वो भी सब सेम होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 0 2 3 है, ठीक है, मैं इसे 1 0 2 3 लिख दूँ तो ऐसा नहीं चलेगा। एलिमेंट्स तो वही हैं सारे के सारे, लेकिन उनका प्लेस चेंज हो गया, तो प्लेस भी चेंज नहीं होना है। कहने का मतलब है कि ये मैट्रिक्स जुड़वा भाई होने चाहिए, जुड़वा भाई या जुड़वा बहन होनी चाहिए, यानी कि उनके सारे फीचर्स मिलने चाहिए, तभी उन्हें हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। हमारा जो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे लिखूँ 1 0 2 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1 0 2 3, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। और सॉरी 2/2 है ना, हमने 2/2 ही बनाई है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी वो सेम होने चाहिए। इसे हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि AIJ दो मैट्रिक्स हैं, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। AIJ इज इक्वल टू EIJ इफ फॉर ऑल I and J, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मतलब कहने का कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हों तब जाकर हमारी जो मैट्रिक्स है वो इक्वल हो जाती है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप नई वीडियोस, इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस को देख सकें।